जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज पुनः एक नए वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। इस वीडियो में गांधी जी द्वारा किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गांधी जी को हम लोग सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में जो परिवर्तन ला करके हमें आज़ादी दिलाई उतना तक ही सीमित रखते थे, लेकिन अगर विस्तृत गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि दुनिया में कोई ऐसा सपूत नहीं होगा जो गांधी जी के बराबर कार्य किया हो। और चहुमुखी देश की चहुमुखी विकास में इनका योगदान रहा है। सबसे बड़ी तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान और एक दार्शनिक के रूप में, एक विचारक के रूप में भी रहे। और गांधी जी ने देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति जो चरमरा गई थी उसमें भी बहुत बड़ी योगदान निभाई और हमारे देश को एक नई दिशा दी। साथियों याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और अंग्रेजी शासन चरम पर थी, हमारे ऊपर शोषण हो रहा था, हमारे ऊपर शासन हो रहा था। लेकिन इसके बीच गांधी जी के मन में विचार आया कि कुछ न कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति जो बिगड़ती जा रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। और तब उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की। और वर्धा शिक्षा योजना क्या है साथियों? वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में एक वर्धा एक जिला है, जहाँ पे वर्धा एक शहर भी है, जिला मुख्यालय भी है। और यहीं पे एक योजना प्रस्तुत की थी शिक्षा के बारे में गांधी जी ने और सभी नेताओं ने। इस वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष गांधी जी ही थे। बाद में जब ये योजना पास हुई तो इसके बाद जो कमेटी बनी उसके कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। तो गांधी जी, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के कार्यों को अगर देखा जाए तो अनुकरणीय और बड़ा ही सराहनीय उनका कार्य रहा है। तो गांधी जी ने जो वर्धा शिक्षा योजना जो प्रस्तुत की वो कब प्रस्तुत की? 1935 में, 1937 में, 1933 में, 1934 में। साथियों 1937 में प्रस्तुत की। बहुत ही ये एक तरह से कहिए तो स्वतंत्र भारत नहीं, परतंत्र भारत में ही शिक्षा योजना, स्वतंत्र भारत में तो 1967 से इसकी पदार्पण हुई है शिक्षा योजना की, लेकिन उसके पहले भी वर्धा शिक्षा योजना के नाम से। और इसे ही बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं, तालीम और एडुकेटेड शिक्षा योजना भी कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला जो शिक्षा योजना हमारे नेताओं के द्वारा प्रस्तुत की गई 1937 ईस्वी में, और ये अंग्रेजी शासन के वक्त ही प्रस्तुत की गई। कहाँ प्रस्तुत की गई? वर्धा में। इसीलिए इसे ये फेमस नाम है, वर्धा शिक्षा योजना 1937। वर्धा शिक्षा योजना 1937। तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पूज्य बापू महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला हम लेके आते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही, ये सवाल परीक्षा में भले आए ना आए इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ये बात याद रखना है कि हम कर्म करने के ही हकदार हैं, फल के भागी नहीं हैं। लेकिन सवाल है साथियों कि जो 150 टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें 75 सिर्फ डीएलएड से होंगे। निश्चित रूप से हमें 75 सवाल ही हमारा सिलेक्शन का जरिया होगा, क्योंकि ये जो 75 सवाल हैं आपका, उसमें 15 मान लीजिए मैथ होगा, 15 जीएस होगा, जीके होगा, फिर 15 आपका फिर हिंदी है, इंग्लिश है ना। सारा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। इसीलिए ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पोर्शन सबका मजबूत होगा या तो जो होगा सबका होगा, लेकिन इस पोर्शन पे जिसने कमांड किया उनकी सिलेक्शन तय है। और ये बहुत ही बड़ी ऑफर है साथियों, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को हमेशा जो है दरकिनार किया गया है। नियोजित शिक्षकों को हमेशा इसे बेइज्जत किया गया है, सरकार के द्वारा भी दरकिनार किया गया। लेकिन सबसे बड़े शिक्षा पद अगर आपको देने जा रही है सरकार को तो यही है, क्योंकि 8 वर्ष हम जो है सो अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। कोई 8 वर्ष से है, कोई 16 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 12 वर्ष से हैं। तो निश्चित रूप से आगे चलकर हम लोग मुख्य शिक्षा से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा पद अर्थात प्रधान शिक्षक का पद सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग इन्हीं के द्वारा होगी और ये बहुत बड़ा पद है। इसीलिए इस मौके को जाने मत दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए, तो ये 75 सवाल पाने के लिए हमें चहुमुखी देखना होगा। जो डीएलएड का जो प्रश्न है शिक्षा योजना का, जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं शिक्षा शास्त्र का, शिक्षण कौशल का, उसे देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोज कर ला रहा हूँ। चलिए, वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष
वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? जब ये 1937 में पारित हो गई, इसके बाद इसकी एक कमेटी बनी कि इसको किस प्रकार से सफलीभूत किया जाए। 1938 से हालांकि ये जो है सो नाम से जाने जाने लगा। 1938 से इसका नाम जो है सो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या तालीम शिक्षा के रूप में आ गया था। तो चलिए, तो इसका अध्यक्ष कमेटी जो बना उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। नहीं साथियों, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे इस कमेटी के अध्यक्ष, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, इसमें दिया है वर्धा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वर्धा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत चर्चा किए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो महात्मा गांधी थे। वर्धा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, इसीलिए अभी तो लोग हम लोग देखे थे, इसलिए बी ऑप्शन है, इसमें समय नहीं गंवाना है। चलिए, तीसरे नंबर के बाद फोर्थ नंबर का सवाल देख लीजिए। फोर्थ नंबर सवाल भी बहुत ही लाजवाब है साथियों। फोर्थ नंबर है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वर्धा शिक्षा योजना 1937 को अन्य नाम से भी जाना जाता है। बेसिक शिक्षा योजना 1937, बुनियादी शिक्षा योजना 1937, प्रारंभिक शिक्षा योजना 1937, नई तालीम बुनियादी शिक्षा बुनियादी तालीम 1937। बिल्कुल सही है। ये सब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ जान लीजिए वर्धा शिक्षा योजना 1937 के नाम से है। और वर्धा शिक्षा योजना को ही राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1937 अगर कहे या राष्ट्रीय शिक्षा योजना, ये क्वेश्चन आए कि कब लागू हुई, कब, है ना, कहाँ पेश किया गया, तो जान लीजिए 1937 है, ये वर्धा में ही पेश हुआ। वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जिला का नाम है, जिला का मुख्यालय भी यही है। तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि बेसिक शिक्षा योजना के नाम से 1938 से इसे लागू कर दिया गया। 1938 से विद्यालय में जो है इसकी चर्चा होने लगी कि बेसिक शिक्षा, पिछले वीडियो हम चर्चा किए थे, अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि ये तो पार्ट 10 होगा, अगर 9 वीडियो आप नहीं देखे हैं डीएलएड पर तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो पिछले वीडियो में देखिएगा कि ये जो है सो क्या इसमें हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा, बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के बारे में आप सबों ने प्यार भी दिया, व्यू भी अच्छी खासी उसमें गई है, उसे देख लीजिए, शायद के से पार कर गए होंगे। तो इसमें जो है सो 1938 से ही बुनियादी के रूप में जाने जाना, बुनियादी के रूप में, बेसिक के रूप में, प्रारंभिक शिक्षा योजना के रूप में, या नई तालीम या बुनियादी तालीम के रूप में। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है जानिए यही वर्धा शिक्षा योजना 1937 ही है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी है तो यही है, इसलिए सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ई ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है। ये सवाल देखिए आसान है, इस पर समय नहीं देना है, ये सवाल आसान है। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। हाँ, वर्धा जो है सो महाराष्ट्र में है और ये एक जिला है, जिला का मुख्यालय भी वर्धा ही है, महाराष्ट्र में। यहीं पे ये पेश हुआ था 1937 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना, है ना। स्वतंत्र भारत नहीं, प्रतंत्र भारत की ही बात हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी कितने बड़े ये सोच वाले थे। उनका विचार था कि बच्चों को शिक्षा से ही उन्हें कमाई का जरिया, कमाने का जो हुनर है वो प्रारंभिक शिक्षा से ही उन्हें मिलनी चाहिए, ये गांधी जी चाहते थे। बुनियादी शिक्षा के वर्धा कार्यक्रम 1937 का मार्गदर्शन आधार था, मार्गदर्शक आधार था, या मार्गदर्शन आधार, चलिए कोई भी है। कमाते समय सीखो, या कमाते हुए सीखते हुए कमाओ, यहाँ सीखते होगा, यहाँ पे आकार नहीं रहेगा, सीखते हुए कमाओ। जी, गांधी जी का मानना था, अर्थात डी ऑप्शन होगा। गांधी जी का मानना था कि स्कूल में बच्चा गया, वो पढ़ना शुरू किया, लेकिन हमारा देश इतनी विकट स्थिति से अभी लड़ रहा है, आर्थिक रूप से देश को कमजोर कर दिया है। गोरे चमड़ी वालों ने यहाँ से कच्चे माल को ले जा करके और अपने देश में थोड़ा बहुत रिफाइन करके और फिर हमारे देश में ही अच्छे खासे दाम पर बेचता था, महंगाई के रूप में बेचता था। जो हम यहाँ पे अपने घर में उपजाते थे वही वहाँ जा करके पैकिंग करके हमारे देश में बेचता था। देश की स्थिति को एकदम जर्जर बना दिया था, आर्थिक रूप से देश बहुत जर्जर स्थिति में था। वैसे स्थिति में बच्चे पढ़ेंगे सिर्फ तो परिवार कैसे चलेगा। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि बुनियादी शिक्षा या हस्तकला का जो हस्तकरघा है उसके आधार पर, अर्थात रुमाल बनाना, टोकरी बनाना, है ना, ये चटाई बना देना, चटाई बुन देना, ये सब चीज़ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा 1 क्लास 2 क्लास से ही दे दिया जाए, ताकि
बच्चे वहाँ कमाएंगे भी, अगर हल्का फल्का पढ़ते वक्त ही बना लिए तो 10-20-50 रुपया अगर कमा लेते हैं तो वो उनका परिवार भी चलेगा। यही हुआ, कमाते समय सीखो या सीखते हुए कमाओ, यही गांधी जी चाहते थे। बहुत अच्छा विचार था। गांधी जी चाहते थे कि देश में शिक्षा भी बढ़े और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधार हो, बच्चे भरपेट भोजन कम से कम करे, परिवार उसका चले, इसीलिए उनका यही विचार था। डी ऑप्शन बिल्कुल, गांधी जी बहुत अच्छे विचार के थे। और हम जब शुरुआत किए थे साथियों 1982-81, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 82 है, तो उसमें जब शुरुआत किए थे पढ़ने के लिए हम, तो उसमें रुमाल, टोकरी, चटाई ये सब की बात होती थी और कुछ बच्चे रुमाल रुमाल बना के लाते भी थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज स्थिति खत्म हो गई। आज हम बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं। बच्चे 10th या 12th तक चले जाते हैं तो उनको पता नहीं है कि कैसे रुमाल या तो कोई स्वेटर कैसे बुनी जाती है, या कैसी ये टोकरी बनती है, या छोटे छोटे काम जो हैं चूल्हा बना देना, या तो कोई भी तार से कोई आकृति बना देना, ये सब चीज़ में भी बच्चों को दिक्कत होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह गया है साथियों। इसीलिए गांधी जी की बातें काश अभी भी होती रहती तो आज देश बहुत आगे रहता। चीन से भी हम आगे रहते या तो उससे टक्कर कर दे रहते। अभी हम बहुत विकट स्थिति में हैं। चलिए, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन राइट है। यहाँ है, इसका है, हाँ, यहाँ गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन और है। देखिए, किसने कहा था साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ? किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, मारिया मोंटेसरी ने? साथियों सी ने कहा था, अर्थात महात्मा गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ, मतलब किसी भी उम्र में जाके आप साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। उम्र की कोई सीमा यहाँ नहीं है। बुढ़ापा में भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी शिक्षा प्राप्त करना हो तो बच्चा हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ना तो ये शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ है। इसीलिए महात्मा गांधी अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए 8th नंबर सवाल में देखिए साथियों, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के तत्कालिक उद्देश्य क्या थे? गांधी जी के शिक्षा दर्शन के जो तत्कालिक उद्देश्य थे उन पर भी उनका ध्यान था। हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद बीएड, बीएड के बाद फिर टेट, टेट के बाद बीपीएससी में एग्जाम देंगे तब टीचर बनेंगे, या तो फिर ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देंगे 4 बार 5 बार, उसके बाद वो जो है सो। तो ये हमारा तत्कालिक नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्य में हमको मिलने वाला फल है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि तुरंत हमें क्या चाहिए, तो जीविकोपार्जन सबसे बड़ी चीज़ है। जीविकोपार्जन हमको तुरंत मिल जाएगा। रुमाल बनाना हो, चटाई बनाना हो, टोकरी बनाना हो, मिट्टी का बर्तन बनाना हो, ये सब अगर बच्चों को हाथ से बनाने वाला चीज़ अगर तुरंत बता दिया जाए तो निश्चित है बच्चा जो है सो दोना हो, पत्तल हो, ये सब अगर बनाने सिखा दिया जाए तो ये सब बच्चे सीख करके तुरंत अपने जीविकोपार्जन कर लेंगे। सबसे पहला तो ये गांधी जी कहते थे। दूसरा ये कहना था कि सांस्कृतिक विकास, तो ये संस्कृति तो हमारी है, पत्तल बना करके बेचना, पत्तल में भोजन करना। कहीं भी अगर शादी विवाह में हम लोग देखते हैं पत्तल पर ही, है ना, पत्तल दोना में कुछ नाश्ता करना, ये सब तो संस्कृति का ही है। नाच गान डांस ये सब तो सब इसमें है ही। इसलिए ये भी विकास होगा बच्चों में, क्योंकि ये चहुमुखी विकास, टोकरी उकरी बनाना सीखेंगे तो उनके अंदर सारी ज्ञान आ जाएंगे, सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाशील उनके अंदर आ जाएगी। और चारित्र एवं नैतिक का विकास, तो चरित्र और नैतिक का विकास तो होगा ही। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जब वो जीविकोपार्जन करना सीख जाएंगे, उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, सांस्कृतिक ज्ञान उनके अंदर आ जाएगी, तो निश्चित है कि वो उनके अंदर चरित्र और नैतिक का विकास भी होगा, चरित्रवान बच्चा बनेगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आप लगाइए। 8th के बाद 9th सवाल है साथियों। 9th सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के अंतिम उद्देश्य क्या थे? इनका तत्कालिक उद्देश्य तो वो थे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। अंतिम उद्देश्य क्या था कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, अंतिम उसकी क्या होगी और अंतिम किस रूप में वो प्रगतिशील होंगे। तो चलिए, सबसे पहला दिए हैं कि मुक्ति, उसके दूसरा है आत्मानुभूति, तीसरा है आत्मज्ञान और चौथा आत्मबोध। देखिए, जो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आत्मज्ञान भी बहुत जरूरी है, मुक्ति भी बहुत जरूरी है। अर्थात मुक्ति क्या, मृत्यु नहीं। मुक्ति ये हुआ कि वो इस प्रकार से ज्ञान अर्जित करेंगे कि वो किसी के बंधन में नहीं रहे। जीविकोपार्जन करना है स्वयं करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है स्वयं करेंगे। देश के ऊपर स्थिति विकट संकट आ गई है, कोई अगर देश हमें कोई सामान नहीं देना चाहता है तो स्वयं वह बच्चा आगे चल करके उपजाऊ कर लेगा। अगर हमें चटाई चाहिए, नहीं कोई दुनिया वाला दे रहा है तो हम स्वयं चटाई बुन लेंगे। हमें अगर यदि कपड़ा चाहिए तो कपड़ा भी नहीं दे रहा है तो हम, गांधी जी चरखा हमेशा रखते थे, गीता, चरखा, लाठी ये सब रहता था, तो उस चरखा से हम तुरंत काटना शुरू कर देंगे और धागा बना करके कपड़ा भी बना देंगे, है ना। अगर तो बच्चा मुक्त हो जाएगा, देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, वो किसी पर बंधित नहीं रहेंगे।
कोई बोझ बन करके नहीं रहना चाहेंगे। वो चाहेंगे अगर कोई दुनिया वालों अगर हमारे ऊपर आंख दिखा रहे हो तो मैं स्वयं वो काम कर लूँगा, आपसे नहीं मांगूंगा। आत्मानुभूति अपने अंदर में एक शक्ति प्रदान करेंगे, शक्ति उनके अंदर एक खिलता हुआ शक्ति आ जाएगा, उसके अंदर आत्मानुभूति आ जाएगा, उसके अंदर एक शक्ति आ जाएगी कि हम देश को आगे तक ले जा सकते हैं। उन मन में ही एक अनुभूति प्रदान होगा कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आत्मज्ञान, उसके अंदर ज्ञान भी आ जाएंगे शिक्षा से, क्योंकि वहाँ पढ़ते हुए सीख भी रहे हैं कोई न कोई काम और सीखते हुए पढ़ भी रहे हैं, तो आत्मज्ञान भी आ जाएगा, आत्मबोध भी आ जाएगा, उसके अंदर एक नई ताजगी आएगी, नया ज्ञान आ जाएगा। अर्थात सभी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 9 के बाद 10th नंबर सवाल में चलते हैं। 10th नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा है। 10th नंबर सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है। गांधी जी, इसमें एक मिनट, हाँ ये चलिए, गांधी के पक्षधर थे, गांधी जी पक्षधर थे, ठीक है, के पक्षधर थे। क्या पक्षधर थे? विद्यालय को कर्मशाला बनाने के पक्षधर थे, विद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। बिल्कुल ये दोनों हो जाएगा, अर्थात बोथ दोनों होगा। विद्यालय को कर्मशाला माने कर्म यहीं पे है, सब चीज़ यहीं है, धागा बना के कपड़ा बनाना, पत्तल बनाना, दोना बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चाक का आविष्कार ये था, है ना, सब चीज़ यहीं, रुमाल बनाना, चटाई बनाना, तो कर्मशाला भी बनाना चाहते थे। विद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे होता? जब यही बच्चा कमाते तो बच्चा वही 2 रुपया 4 रुपया करके देते तो शिक्षक को भी पेमेंट मिल जाता। ये शिक्षक को पेमेंट के बारे में बहुत विचार करते थे कि जब भूखे पेट कोई शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार तो देगी नहीं। हमारी अभी कब हमारी स्वतंत्रता मिलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 1937 की बात हो रही है। इसीलिए गांधी जी 1937 से पहले ही विचार कर रहे थे, तब ने 37 में वो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत किए वर्धा में। तो ये विचार उनका था कि हमारा देश बहुत चरमराता हुआ है और भूखा टीचर कोई ज्ञान नहीं देगा। टीचर को अगर हम पेमेंट नहीं दिला सके तो फिर शिक्षक ज्ञान नहीं देंगे, फिर हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और हमारा जो कुशलता जो मिलने वाली है, बच्चों को दक्ष जो करना है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों के पक्षधर थे वो, अर्थात विद्यालय को कर्मशाला बनाने के पक्षधर थे, विद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर पहली बार है हम चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कमेंट अगर या तो कोई विचार अपना रखना है तो 91 35 85 82 24 पर रख सकते हैं। मैंने भी फॉर्म भर दिया है, आज लास्ट डेट है, आज फॉर्म भर दीजिए। बीपीएससी देखिए हो सकता है डेट बढ़ा दे और आज कोर्ट से भी फैसला आने वाली है सक्षमता के ऊपर। चलिए हम आशा करेंगे कि हमारे पक्ष में, हमारे जो नेता संघर्ष किए हैं उनके पक्ष में आए फैसला। तो चलिए पुनः एक बार आप सबों को ढेर सारी बधाई देते हुए नई वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।